आतंकजीत सिंह साहब, आपके पास आ रहा हूं। एक 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 बढ़िया ऑब्जर्वेशन किसी का है। उनका कहना यह है कि ये अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह का इंसिडेंट जो इस समय आया, महिला पहलवानों के यौन शोषण का, वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। तो पहले मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो इंसिडेंट के आ जाने से जो मोदी जी हर बार महिला राष्ट्र सुरक्षाकरण, महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो बिल्कुल मुंह पे ताला लगा लिए। तो वो उनके पीछे लग गया। तो उनका कहना यह है कि ये ब्रिजभूषण शरण सिंह का इंसिडेंट आने से और उसको जो बचाने की कोशिश इन लोग कर रहे हैं, उससे कम से कम ये महिलाओं का जो हर बार होता है, क्योंकि महिलाएं ज्यादा शायद साफ दिल की होती हैं, निश्चल होती हैं, उनको मोदी जी आराम से बेवकूफ बना लेते हैं। उज्ज्वला दिया, सबको सिलेंडर दिया, भले ही एक सिलेंडर के बाद दूसरा सिलेंडर भरने लायक ना हो, लेकिन वो बेवकूफ बनाना उनको, मोदी जी को लगता है कि ये निश्चल हैं, इनको कुछ कुछ इस तरह की इधर उधर की बातें करके टरका दो। मैं फिर इसी बात पे आपके पास आ जा रहा हूं कि मोदी जी का ये जो जादू, धनंजय जी कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे वो जादू से मुलम्मा उतर गया है, अब वो एक्सपोज हो रहे हैं। और ये शायद आने वाले स्टेट चुनाव, क्योंकि वो 3 चुनाव इंपॉर्टेंट हैं। मैं तेलंगाना को इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा हूं, तेलंगाना वैसे भी विपक्ष के पास रहेगा, चाहे वो चंद्रशेखर राव जी रहें या कांग्रेस की सीट बढ़े, लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, कुल 75 सीटें, और उन 75 सीट में 75 सीटें, और उन 75 सीट में कांग्रेस के पास केवल 3 सीट आए। तो क्या मोदी जी का एक दूसरा टेस्ट अब उनको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी देना होगा? कर्नाटक के इलेक्शन में आनंद वर्धन जी, 2-3 हमको चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी और हिट और मिस देखना पड़ेगा कि बीजेपी के अगेंस्ट क्या गया और कांग्रेस के फेवर में क्या गया। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो पहलवानों का मामला है वो जनवरी से लंबित है। 23 जनवरी को ये रेसलर्स वहां बैठे थे। ये वहां पे पॉलिटिकल मंच नहीं बनाना चाहते थे। अनुराग ठाकुर ने इनको बुलाया, वहां चाय वाय पिलवाई और कहा कि हम इसमें कमेटी बना देंगे और 2 महीने में जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा देंगे। जब वो 3 महीना बीत गया और WFI प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पे बने रहे और धमकाते रहे कि तुम लोग दोबारा कंप्लेंट करने जाओगे प्राइम मिनिस्टर को या अनुराग ठाकुर साहब को, तो मुझे सब इन्फॉर्मेशन रहती है, मैं तुम लोगों को देख लूंगा। तो जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा, उनको लगा कि जो आदमी अक्यूज है वही हमको धमकी दे रहा है, तो उनको 23 अप्रैल को मजबूरन 3 महीने बाद वापस जंतर मंतर पे आके, और इस बार उन्होंने किसान संगठनों का, खापों का और पॉलिटिकल पार्टीज की मदद ली कि इन लोगों ने हमें धोखा दिया है और हम अब इस धोखे में आने वाले नहीं है, तो इसमें जो बन पड़ेगा आप करिए और इनको सजा दिलाइए, क्योंकि ये हमारे घर बैठे प्रताड़न कर रहे हैं, हमारा करियर खत्म कर रहे हैं, आगे हम लोग ओलंपिक्स में नहीं जा पाएंगे, गेम्स नहीं खेल पाएंगे। तो ये बात तो रही पहलवानों की। अब आ जाते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में अगर आप देखें, बीजेपी का कैंपेन इस बार काफी स्टेल था। स्टेल इसलिए था कि मुद्दे कोई नए नहीं थे, लोकल डेवलपमेंट एजेंडाज उन्होंने लिए नहीं। जो सरकार ने काम किए पिछले 5 सालों में उसके बारे में कोई इसकी हाईलाइटिंग नहीं हुई। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ये डेवलप किया, इतने ब्रिजेस बनाए, इतनी सड़कें बनाई, या हमने लोगों की आय बढ़ा दी, या हमने करप्शन को कंट्रोल कर लिया। उल्टा उन पे 40% करप्शन का चार्ज लग गया, जिस चार्ज को वो डिनाई नहीं कर पाए। दूसरी बात, जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में निकाय इलेक्शन से पहले पसमांडा मुस्लिम के नाम पर जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने गोलबंदी करने की कोशिश की, एक मुसलमान समुदाय में, देखिए कास्ट सिस्टम हर समुदाय में होता है, कहीं बहुत प्रोमिनेंट होता है, कहीं हल्के प्रभाव का होता है। हिंदू प्रथा में कास्ट सिस्टम क्योंकि वर्ण विशेष है, मनुवादी सोच के लोग जो हैं वो सोचते हैं कि जिस वर्ण का जो आदमी है उसी वर्ण का काम करना चाहिए, तो वहां पे कास्ट सिस्टम जरा प्रोमिनेंट है, जातिवाद प्रोमिनेंट है, जिसकी वजह से इसका फायदा पॉलिटिशियंस ले लेते हैं। आरएसएस ने ये सोचा पसमांडा मुस्लिम्स को हम रिजर्वेशन देके, फ्री में राशन देके, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान देके हम उनको रिझा लेंगे, क्योंकि वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। अगर पसमांडा मुस्लिम हमारे पास आ गए तो फिर हमारी जो है हम अजय हो जाएंगे, हमको हराने वाला कोई नहीं होगा। पर ऐसा हुआ नहीं। जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे कर्नाटक में, कोई ऐसा पसमांडा नहीं है जिसने बीजेपी को वोट किया हुआ। एनमा से 88% वोट बीजेपी को पड़ा। और इलेक्शन का अगर आप उसमें वोट परसेंटेज निकाल लें तो 4.8% वोट जो बढ़ा कांग्रेस का, वो डायरेक्ट नुकसान जेडीएस को 4.9% का हुआ। उनका वोटिंग परसेंटेज 4.9% गिरा और कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज 4.8% बढ़ा। बीजेपी का जो 36.3 था वो 35.6 या 35.7 पे रह गया। मतलब कुछ परसेंटेज गिरी, पर बीजेपी को नुकसान कम हुआ
जेडीएस का नुकसान ज्यादा हुआ, अव्वल 88% मुस्लिम वोट और काफी संख्या में वोकलिगर्स जो हैं वो कांग्रेस के पास गए, क्योंकि टीपू सुल्तान का मामला चला नहीं वहां पे ओल्ड मैसूरू में। कोस्टल एरियाज में अगर ओडीपी को पकड़ें तो ओडीपी में 500 की 500 सीटें बीजेपी को मिली, और कोस्टल एरिया में और भी जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं उसमें भी जो सीटें हैं, बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है, जो हिंदूवादी वोट है उनका, वो इंटैक्ट रहा। इसके अलावा जो बीसी नागेश उनके एजुकेशन मिनिस्टर थे, जिन्होंने हिजाब का बैन लगवाया था और हाई कोर्ट तक मामला गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हेड स्कार्फ नहीं पहन या यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है और हिजाब जो है स्कूल यूनिफॉर्म में अलाउ नहीं होना चाहिए, और हाई कोर्ट में भी आतमजीत सिंह साहब, आतमजीत सिंह साहब थोड़ा कंक्लूड करिएगा। राकेश पाठक जी आ गए हैं। जी तो बीसी नागेश साहब इलेक्शन हार गए। उसके अलावा जो एक बीजेपी के एमएलए हैं टाइगर राजा सिंह, जो बहुत सांप्रदायिक तरीके के भाषण देते हैं, उन्होंने 3 एंटी मुस्लिम कैंपेन में उन्होंने 3 कैंपेन करे, एक राजा कुमार पाटिल, एक सुभाष गुटेदार और एक ईश्वर सिंह ठाकुर। ये तीनों इलेक्शन बीजेपी के लोग हार गए। तो बहुत क्लियर है कि जो सांप्रदायिक सोच पर मुसलमानों को डिवीजन करने के लिए या यौन उत्पीड़न के मामले में जिस तरीके से बीजेपी ने, आज एक और खबर आई है, डब्ल्यूएफआई को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया। उनके सारे ऑफिसर्स जितने डब्ल्यूएफआई के ऑफिस बेरर्स थे, उनको आज ही के दिन उनको नोटिस देके उनको निकाल दिया गया। इसका मतलब ये है कि बीजेपी शायद रेसलर्स के मामले में अब कुछ एक आधे दिन में करेगी। मैं एक, मेरे साथी हैं ज्ञानेश, वो एक शेयर करना चाह रहे हैं, एक डेटा मिल गया है, और ये डेटा वो है जो भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से गुजरी थी उन 20 कंस्टिट्यूंसी में, पिछली बार 5 सीटों पे जीती थी कांग्रेस, इस बार 15 सीटें हो गई हैं। और ये एक तरह से कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा की सफलता नहीं है, मैं ये सफलता मान रहा हूं कि अगर आप व्यक्ति से कनेक्ट होंगे, अब हर नेता को, शायद राहुल गांधी ने एक काम तो कर ही दिया है कि नेता को अगर सफल होना है तो अपने ऑफिस से निकल के उसको कंस्टिट्यूएंसी में जाके और लोगों के बीच जाके मिलना तो पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। आतमजीत सिंह साहब, लास्ट वर्ड आपसे लेके वी विल क्लोज इट। जो ये भारत जोड़ो यात्रा का एक डेटा है जी, इस इलेक्शन में 2 चीजें खुल गई। एक तो योगी महाराज के जो निकाय इलेक्शन खत्म हुए उसके बाद उनका कद बढ़ा है बीजेपी ने, और उन्होंने कहा है कि हमारी जो कवायद है वो चालू रहेगी, राम मंदिर समय पे तैयार होगा और राम हनुमान के नाम पर हम वोट बटोरते रहेंगे। मोदी जी की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं कर्नाटक में और हिमाचल में फेल हो गई है। राजस्थान के इलेक्शन में किस तरीके से अतीक का जो की हत्या हुई थी उसको कैसे इस्तेमाल करेगी पोलराइजेशन में, और मध्य प्रदेश के इलेक्शन में, ये आने वाला समय बताएगा। बाकी जो पैनलिस्ट ने कहा वो बात सही है, मैं राकेश पाठक जी की बात से सहमत हूँ कि वो क्या होता है, बंदर गुलाटी मारना नहीं भूलता। तो महीने 2 महीने की बात है, 15-20 दिन बाद आप देखिएगा यही फिर से ट्वीट चालू हो जाएंगे, कांग्रेस को, अपोजिशन को, ममता को, मायावती, सबको गाली बकी जाएगी। तो इनका काम ही यही है। पर एक चीज अच्छी ये हो गई, अपन सबको भी सर, अपन सबको भी गालियां, सबको भी गालियां। अब नीतीश कुमार जो नेशनल कन्वीनर बनाए गए हैं, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा बूस्ट मिलेगा। और जो ऑपोजिशन पार्टीज की कवायद चल रही है कि 1 वर्सेस 1, मेरी सतपाल मलिक जी से भी बड़ी डिटेल में बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि ये हो चुका है, 1:1 रेशियो में हम इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान में लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ एक ऑपोजिशन कैंडिडेट लड़ेगा। अगर ये हो जाता है ऑन ग्राउंड तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी चैलेंज बीजेपी के लिए खड़ी हो जाएगी। ऑपोजिशन यूनिटी ही अगले इलेक्शंस के लिए, मध्य प्रदेश भी और राजस्थान भी, उसमें भी ऑपोजिशन यूनिटी होगी, तभी बीजेपी को आप हरा सकते हैं। नहीं तो आपको पता है ऑपरेशन कमला कैसे खेलते हैं लोग इलेक्शंस के बाद। ठीक है।